नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोफाइल इस चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति यानी हमारी संस्कृति के अंतर्गत जो विवाह आदि में मिलान किया जाता है, जिसको हम लोग अष्टकूट मिलान के नाम से जानते हैं। ऐसे में ये अष्टकूट मिलान आदि क्या हैं, इनके नाम क्या है और किसके द्वारा कितने गुण हमें प्राप्त होते हैं। दर्शकों, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत और पूर्वाचार्यों ने जो परंपराएं बना रखी हैं, जो विषय और जो खोज करके इस समाज के लिए हम लोग के लिए प्रदान किया है, वो अपने आप में अद्भुत है। उसकी महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही कम है, क्योंकि ये संस्कृति कुछ क्षणों के लिए नहीं है, कुछ वर्षों के लिए नहीं है, अपितु जन्म जन्मांतर तक जानने वाली और मानने वाली संस्कृति है। यहाँ पर विवाह आदि कोई एक साधारण सा समझौता या खेल नहीं माना जाता है। ऐसे में पूर्वाचार्यों ने इस परंपरा का उल्लेख किया कि जिसके द्वारा एक गृहस्थ व्यक्ति एक शानदार जीवन जीते हुए और उसके पश्चात भविष्य के लिए एक सुंदर संतति उत्पन्न करते हुए आगे चल करके अपने वंश, अपने कुल परंपरा को वृद्धि कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भ्रकूट आदि जो अष्टकूट मिलान है, वर्णादि जो अष्टकूट मिलान है वो क्या है, उनके नाम क्या हैं और किसके द्वारा कितने गुण हमें प्राप्त होते हैं। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्णादि अष्टकूट चक्र, जिसके द्वारा 36 गुण प्रायः पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। यानी अगर सारे गुण बिल्कुल अच्छे से मिल जाए तो वहां पर 36 गुण प्राप्त किया जाता है विवाह मेलापक चक्र में। ऐसे में किसके द्वारा कितने गुण प्राप्त होते हैं। सबसे पहला नंबर आता है वर्ण का। वर्ण के द्वारा एक गुण प्राप्त होता है हमें, एक। तो वर्ण यहाँ पर जो लिखा हुआ है, वर्ण का उद्देश्य यहाँ पर 4 प्रकार के वर्णों का निरूपण हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और इसका मतलब यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत जो वर्ण आता है, उस वर्ण में जाति से इसका कोई संबंध नहीं है। ज्योतिष शास्त्र अपने आप में निरूपण कर देता है कि यह व्यक्ति किस वर्ण का है। यानी किसी भी जाति में, किसी भी परंपरा में जन्म लेने वाला व्यक्ति हो, वो किस नक्षत्र में जन्म लिया है, उस नक्षत्र के आधार पर उसका वर्ण निर्धारित हो जाता है ज्योतिष के ग्रंथों में। ऐसे में व्यक्ति का वर्ण क्या है और वर्ण के आधार पर एक गुण उसे प्राप्त होता है, यानी वर्ण का एक। और उसके पश्चात दूसरे नंबर पर आता है वश्य। वश्य में जो है 2 गुण प्राप्त होते हैं। वश्य में चतुष्पद, द्रुपद, जलचर और कीट। इसके पश्चात नर आदि भी बाद में जोड़ा गया है। प्रमुख रूप से इन चार की ही परिभाषा प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होती है। इसके द्वारा क्या उल्लेख किया जाता है, तो पहले में आपने समझ लिया कि यहाँ पर वर्ण विचार किया जाता है नक्षत्र के आधार पर। दूसरा वश्य है, वश्य राशि के आधार पर निरूपण कर लेता है। यहाँ पर जो चतुष्पद लिखा हुआ है यहाँ पर, और जो मेष, वृष आदि जो राशियां हैं, सिंह आदि जो राशियां हैं, ये चतुष्पद के अंतर्गत आती हैं। और वहीं पर द्विपद अर्थात यहाँ पर जो कन्या राशि हो गई, मिथुन राशि हो गई, धनु राशि हो गई, ये राशियां मानवीय गुण को दर्शाती हैं, इसलिए ये द्विपद में आती हैं। इसके पश्चात जलचल वाली राशियां कौन सी हैं, तो मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों को जलचल के रूप में माना गया है। वहीं पर कीट किनको कहा गया है, तो कर्क और वृश्चिक राशि को कीट की संज्ञा प्रदान की गई है। इसका विचार इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चतुष्पद यानी सिंह राशि का है और कोई उसके पश्चात उसी में जो है जाकर के जलचर का हो जाए, जलचर का मतलब मीन राशि का हुआ, तो मीन अर्थात जल में रहने वाला, तो वो उसके अधीन रहने वाला हो जाएगा, क्योंकि सिंह तो मांसाहारी होता है, उसको खा भी जाता है। तो कौन किस पर भारी रहेगा, इसका उल्लेख करने के लिए, इसका विचार करने के लिए इस विषय का निरूपण किया गया है और इस विषय को महर्षियों ने प्रकट किया है। उसके पश्चात आता है तारा। तारा के गुण नक्षत्र के द्वारा देखे जाते हैं।
कन्या के नक्षत्र से वर तक, वर के नक्षत्र से कन्या के नक्षत्र, जो गुण जितनी संख्या प्राप्त होती है उस संख्या के आधार पर आप चक्र में जाकर के देखें तो वहां पर आपको गुण प्राप्त हो जाएगा। अब उसके पश्चात आ जाती है योनि। योनि जो है इसमें मूस है, सर्प है, गाय है, सिंह है, ये योनियां प्राप्त होती हैं। ये भी नक्षत्र के आधार पर ही इनका प्रतिपादन हो जाता है, ये तय हो जाता है कि अमुक व्यक्ति किस योनि का है। और इसमें भी जब ग्रह चक्र में मिलान कर लिया जाता है तो 4 गुण पूर्ण रूप से होते हैं। अब उसके पश्चात कितने गुण प्राप्त हों वो देखने के बाद ही लगेगा किस व्यक्ति का कौन नक्षत्र है और वर या कन्या कितने नक्षत्र हैं, उसके आधार पर कितने गुण प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगर जैसे कोई मूस योनि का है और मान लीजिए मूस योनि का वर हो गया और सर्प योनि की कन्या हो गई, तो क्या करे कि सर्प और मूस के दोनों के आपस परस्पर बैर होता है, ये दूसरे का भक्षण करने वाले होते हैं। तो इसके द्वारा विचार किया जाता है कि ये किसके लिए क्या नुकसानदायक और क्या फायदेमंद रहेगा। इसके पश्चात आता है गृह मैत्री चक्र। इसमें 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रह के जो किस राशि का स्वामी कौन ग्रह बन रहा है उसी आधार पर ग्रह मैत्री को देखा जाता है कि कौन सा, जैसे सूर्य के जो मित्र हो गए, मंगल हो गए, बृहस्पति आदि हो गए, ये मित्र हो गए, और शनि राहु केतु शत्रु हो गए। तो शनि शत्रु हो गए तो यहाँ पर जब ग्रह मैत्री मिलाई जाएगी तो फिर 0 हो जाएगा। इसी तरह ग्रह मैत्री का आधार यही है कि उस व्यक्ति की राशि क्या है, इस व्यक्ति की राशि क्या है, और राशि के आधार पर इनके जो स्वामी है इनका आपसी मित्रता है या शत्रुता है। इसके द्वारा भी हमें गुण प्राप्त होते हैं, जो कि 5 गुण प्राप्त होते हैं। अब वहीं पर आ जाता है गण। इसके पश्चात गण जो आते हैं इसमें 3 प्रकार के गण का निरूपण किया जाता है देव और मनुष्य और राक्षस, ये 3 प्रकार के गण माने जाते हैं। अब इसमें से देखा जाए तो जो व्यक्ति देव गण का है और जो राक्षस गण का है इसमें कितनी परस्पर समन्वय रहेगा, कितनी मित्रता रहेगी। वहीं पर देव और मनुष्य है तो कितना मित्रता रहेगी, क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो फिर वो अपनी जिद पकड़ने वाला व्यक्ति रहेगा, हर बात को चाहेगा कि हर परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, मैं इसके साथ न जाना चाहूं। देव प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो अपने आप को परिस्थितियों में ढालने की कोशिश करेगा फायदा देख करके। तो इन सब चीजों का विचार किया जाता है, यानी ये दोनों व्यक्ति किस गण के हैं, मनुष्य, देव या राक्षस, इनका भी विचार इसके 6वें नंबर पर किया जाता है गण के रूप में। अब 7वें नंबर पर आता है भकूट। भकूट का विचार क्यों किया जाता है? भकूट का विचार होता है राशि के आधार पर, यानी जब कन्या से वर की राशि गिनी जाए और वर से कन्या की राशि गिनी जाए तो 6वें 8वें का संबंध नहीं होना चाहिए, और वहीं पर द्वादश और द्वितीय भाव का संबंध नहीं होना चाहिए। अगर ये संबंध होते हैं तो ये गुण हमें प्राप्त नहीं होगा। वहीं पर उसके सबसे बाद में आता है 8 गुण जिसके द्वारा प्राप्त होता है, वो है नाड़ी। नाड़ी आदि, मध्य और अंत, 3 प्रकार के नाड़ियों का निरूपण यहाँ पर किया जाता है। अब 3 नाड़ियां जब हो गई, आदि, मध्य और अंत, तो इसके द्वारा वर और कन्या की कौन सी नाड़ी है, क्योंकि नाड़ी जब एक होगी तो नाड़ी दोष प्राप्त हो जाएगा, यानी आदि आदि नाड़ी नहीं होनी चाहिए, मध्य मध्य नहीं होनी चाहिए और अंत अंत नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती हैं तो यहाँ पर नाड़ी दोष प्राप्त होगा और इसके जो गुण हमें 8 प्राप्त हो रहे हैं ये माइनस हो जाएंगे। ये सब मिलाकर के अष्टकूट मिलान बनता है, 8 प्रकार के भ्रकूट यानी गुणों का मिलान किया जाता है और ये मिलाकर के टोटल 36 गुण प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में 36 में 18 गुण से कम मिलने पर विवाह को उचित नहीं माना जाता और अस्वीकार कर दिया जाता है। 18-27 तक होने पर मध्यम और 27 के पश्चात अगर और आगे बढ़ते हैं तो उत्तम सर्वोत्तम कहा जा सकता है, यानी 18 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा पूर्वाचार्यों का मत है। और वहीं पर अगर कोई व्यक्ति, जैसे 4 वर्ण हमारे यहाँ जो निरूपण किए गए हैं, इन चारों वर्णों में, यहाँ पर मैं ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जाति से मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण वर्ण का है तो उसके मिलान में नाड़ी मिलना आवश्यक माना जाता है, ऐसा कई आचार्यों का मत है, नाड़ी मिलना आवश्यक माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति क्षत्रिय वर्ण का है तो उसमें वर्ण का मिलना आवश्यक हो जाता है, वर्ण उसका मिलना चाहिए
और उसके पश्चात अगर कोई व्यक्ति वैश्य वर्ण का है तो वैश्य वर्ण का है तो उसके लिए गण का मिलना आवश्यक माना जाता है। देव, मनुष्य और राक्षस जो तीन जो गण होते हैं, ये गण मिलना यानी इनकी समानता, इनका जो है समावेश होना चाहिए, इनकी अनुकूलता प्राप्त होना आवश्यक माना जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति शूद्र वर्ण का आ जाता है तो उसके लिए योनि का प्राप्त होना आवश्यक माना जाता है। तो इस प्रकार से इनकी विशेष महत्वता देखी गई है। यानी ये 8 प्रकार के मिलान हैं, अष्टकूट मिलान हैं और आठों के द्वारा अलग अलग चीजों का विचार किया जाता है। इन सबका मंथन करके, निचोड़ बना करके जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, उसी के आधार पर हम ये कहते हैं कि विवाह करने योग्य है या करने योग्य नहीं है। कितना इन दोनों में परस्पर प्रेम रहेगा या फिर कितना वैर रहेगा, इन सभी विषयों की चर्चा, इन सभी विषयों का ज्ञान इस मृकूट और इस अष्टकूट मिलान के द्वारा प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, ये पूर्वाचार्यों की बनाई हुई ऐसी परंपरा है जो मानव कल्याण के लिए प्रशस्त है और सबके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी ही है। आगे चल करके हम आगे विषय में बताएंगे किसके द्वारा सूक्ष्म रूप से इसका अध्ययन करते हुए समझाया जाएगा। इस वीडियो में केवल हमने क्या जाना कि 8 प्रकार के मिलान हैं और आठों के नाम क्या हैं और किससे कितने गुण हमें प्राप्त होते हैं। आगे के वीडियो में एक एक गुण के क्या इनकी विशेषता है, विस्तार रूप से, विस्तार के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।